नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। बिल्कुल, आप सबको बोलो खुद पर कम करो इस विषय पर 5 शब्दों में एक कहानी चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा और प्रेरणादायक विषय है। मैं एक खाका आउटलाइन बनाकर कहानी शुरू करता हूं ताकि वह सुंदर और गहरी लगे। संभावित कहानी का खाका, मन भूमिका, खुद पर कम करना का विचार और समाज में उल्टा चलन। मुख्य पात्र आदित्य एक युवा जो समाज से उब चुका है। संघर्ष, आदित्य का दूसरों को बदलने की कोशिश और बार बार की नाकामी। सौर, मोड, एक बुजुर्ग साधु से भेंट जो उसे इस असली मंत्र देता है, सबको बोलो खुद पर कम करो। आदित्य का परिवर्तन, वह दूसरों को उपदेश देने की बजाय खुद पर काम शुरू करता है। समाज पर प्रभाव, धीरे धीरे आदित्य के उदाहरण से बदलाव। निष्कर्ष, खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। अब मैं कहानी लिखना शुरू कर रहा हूं। क्योंकि 1000 शब्दों में लंबी कहानी है, इसे मैं कुछ हिस्सों में बांट कर दूंगा ताकि आप चाहे तो बीच में बदलाव भी सुझा सकें। शुरुआत कर रहा हूं। भूमिका और प्रारंभिक परिचय। सबको बोलो खुद पर कम करो। धूप अपने चरम पर थी। मैदानों में घास सूखकर सुनहरी हो गई थी और हवाएं भी पसीने की महक लेकर दौड़ रही थीं। शहर का कोना कोना शोरगुल से भरा था। कभी राजनीति पर बहस, कभी धर्म पर लड़ाई, कभी छोटे छोटे मतभेदों में बिगड़ती दोस्तियां। हर कोई एक दूसरे को बदलने पर तुला था। हर गली में उपदेश मिलते थे। तुम ऐसे क्यों हो? तुम वैसा क्यों नहीं करते? दूसरे गलत हैं, मैं सही हूं। लेकिन कोई खुद को बदलने की बात नहीं करता था। इसी भीड़ में कहीं एक लड़का था। उम्र कोई युक्तवयी 2 6 साल। साधारण कपड़े, साधारण सपने, लेकिन एक असाधारण बेचैनी। उसे लगता था कि इस दुनिया को बदलना चाहिए, लोगों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। वह रोज सोचता, अगर सब लोग अच्छे बन जाएं तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं यहीं से कहानी आगे बढ़ाता रहूं और 5 शब्द पूरे करूं। बताइए, क्या आपको यह शुरुआत पसंद आ रही है? क्या आप कोई खास पात्र या मोड़ जोड़ना चाहते हैं? जैसे एक प्रेम कहानी भी हो, एक बड़ा संघर्ष, कोई विशेष गांव शहर का नाम। अगर आप कहें तो मैं बिना रुके पूरी कहानी लिखता रहूं। बताइए। सबको बोलो खुद पर कम करो। आदित्य का मन बेचैन रहता था। वह हर सभा में जाता, हर चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को समझाने की कोशिश करता। भाई साहब, आप गुस्सा मत किया करो। भाई, आप झूठ क्यों बोलते हो? बहन जी, आप दूसरों की बुराई क्यों करती हैं? लोग पहले हंसते थे, फिर चिढ़ते थे। कुछ उसे पागल कहते, कुछ उसे आदर्शवादी मूर्ख समझते। पर आदित्य हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह वह नए जोश से उठता और ठानता, आज तो मैं जरूर कुछ लोगों को सुधार दूंगा। लेकिन नतीजा हर दिन वही होता। कोई सुनता नहीं। उल्टा उसे ताने मिलते, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? पहले खुद देख, फिर दूसरों को जान देना। धीरे धीरे आदित्य हताश होने लगा। एक दिन वह नदी किनारे अकेला बैठा था। उसकी आंखें नम थी, सिर झुका था। उसके भीतर एक गहरी थकान थी, सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आकर बैठे। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर एक गहरा सुकून। साधु ने आदित्य को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्यों पुत्र, इतने व्यथित क्यों हो? आदित्य ने सब कुछ कह डाला। कैसे वह दुनिया को सुधारना चाहता था, लेकिन दुनिया सुनती ही नहीं थी। कैसे लोग उसे मजाक समझते थे। कैसे उसका विश्वास डगमगाने लगा था। वृद्ध साधु ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस दुनिया को सच में कैसे बदला जा सकता है? आदित्य ने आंखें उठाई, उम्मीद से भरकर सिर हिलाया। साधु ने मुस्कुराते हुए एक वाक्य कहा, सबको बोलो खुद पर कम करो। आदित्य चौंक गया। यह क्या मतलब हुआ? वह बोला, मैं तो सबको बदलना चाहता हूं। साधु ने समझाया, पुत्र, यह संसार एक दर्पण है। जो तुम करते हो वही लौट कर आता है। जब तुम खुद को सुधारते हो तो अनजाने में आसपास का संसार भी बदलने लगता है। उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं पर कार्य करना कठिन। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो खुद से शुरू करो और फिर केवल एक वाक्य कहो, सबको बोलो खुद पर कम करो। बस इतना ही। यह बात आदित्य के दिल में उतर गई। वह रात भर जागता रहा, सोचता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो आदित्य ने एक नया संकल्प लिया।
अब मैं दूसरों को बदलने नहीं जाऊंगा, मैं खुद पर काम करूंगा, अपने आचरण से बदलाव लाऊंगा। यहां तक भाग डू समाप्त होता है। अगर आप कहें तो अब मैं तुरंत भाग ठ भी लिख दूं, जहां आदित्य अपने जीवन में परिवर्तन लाकर। बहुत अच्छा। आपकी कहानी में अब असली चमक आनी शुरू होगी। लीजिए भागदा, दोनों एक साथ पेश है। सबको बोलो, खुद पर कम करो। नई सुबह, नया आदित्य। अब उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, और उसकी आंखों में किसी को बदलने की जल्दबाजी नहीं, बल्कि खुद को तराशने की ललक थी। पहला कदम, आदित्य ने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान करना, शारीरिक व्यायाम करना, घर के कामों में माँ बाप का सहयोग करना, गलियों में गंदगी देखकर गुस्सा नहीं करना, बल्कि खुद झाड़ू लेकर सफाई करना। पहले जो लोग उसे पागल समझते थे, अब चुपचाप देखने लगे। बिना बोले आदित्य ने सबको दिखाया कि बदलाव कैसे होता है। धीरे धीरे मोहल्ले में बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। वे पूछते, भैया, हम भी आपके साथ सफाई करें? आदित्य मुस्कुराकर कहता, पहले अपने जूते खुद साफ करो, खुद पर कम करो, फिर दूसरों की मदद करना। किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आदित्य का आचरण खुद एक संदेश था। कुछ ही महीनों में उसकी कॉलोनी का रंग बदलने लगा। जहां पहले दीवारों पर थूक के निशान थे, अब फूलों के गमले लगे थे। जहां पहले गलियों में गंदगी थी, अब बच्चे खेलते थे। आदित्य ने महसूस किया, सच्चा उपदेश शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। एक दिन शहर के बड़े सरकारी अफसर वहां दौरे पर आए। उन्होंने जब मोहल्ले की साफ सफाई और अनुशासन देखा तो चकित रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब किसने किया? कौन है यहाँ का नेता? लोगों ने आदित्य की तरफ इशारा किया, लेकिन आदित्य ने झुककर हाथ जोड़ लिए। मैं नेता नहीं, बस खुद पर काम करने वाला एक इंसान हूं। सबने खुद पर कम किया, इसलिए मोहल्ला बदला। अफसर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य को शहर की स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब आदित्य का नाम अखबारों में आने लगा, टीवी चैनलों पर उसे बुलाया जाने लगा। पर आदित्य ने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। हर मंच पर वह केवल एक वाक्य कहता, सबको बोलो, खुद पर कम करो। धीरे धीरे उसकी बात शहर से गांवों तक फैलने लगी। लोगों में जागृति आई। स्कूलों में, दफ्तरों में, चौपालों पर, हर जगह एक नया नारा गूंजने लगा, सबको बोलो, खुद पर कम करो। यहां तक भाग जा समाप्त होता है। अब कहानी का आखिरी भाग आएगा, भाग वाय, जहां आदित्य को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी और उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि असली परिवर्तन कैसे होता है। अगर आप कहें तो मैं भाग बैस भी तुरंत लिखना शुरू कर दूं। बताइए, चाहते हैं कि अंत में कोई बहुत बड़ा इमोशनल मोड़ हो, जैसे आदित्य का बलिदान या कोई प्रेरणादायक समापन? आपकी पसंद जानना चाहूंगा ताकि फिनाले जबरदस्त बन सके। बहुत शानदार। आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को एक ही बार में भाग 10 तक पूरा कर दूं, यानी पूरा विस्तार, गहराई और पूरा सफर। मैं अभी पूरे भाग 5 से भाग 10 से एक साथ लिखने जा रहा हूं, ताकि कहानी फांतुज इन शब्दों के पास पहुंचे और एकदम भरपूर लगे। लीजिए, तैयार हो जाए। सबको बोलो, खुद पर कम का इसे भाग 10 तक पूरा सफर। सबको बोलो, खुद कम करो, भाग 5, चुनौती। जब आदित्य के प्रयासों से पूरे शहर में परिवर्तन की लहर दौड़ने लगी, तभी अचानक एक बड़ी चुनौती सामने आई। शहर के एक हिस्से में कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचा दिया। साफ सफाई की गई दीवारों पर गंदी बातें लिख दी गई, पार्कों में तोड़फोड़ कर दी गई, और बच्चों को डराया धमकाया गया। लोग घबरा गए। कईयों ने कहा, आदित्य भाई, इन लोगों के खिलाफ पुलिस बुलाइए, हमें भी जवाब देना चाहिए। पर आदित्य मुस्कुराया और बोला, याद है हमारा मूल, खुद पर कम करो, दूसरे जो भी करे, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, हम और बेहतर काम करेंगे। आदित्य ने पुलिस बुलाने की बजाय खुद उन दीवारों को फिर से रंगा, टूटी बेंचों को मरम्मत करवाई, बच्चों को निडर रहना सिखाया। धीरे धीरे उपद्रवियों को एहसास हुआ कि उनकी हरकतों का कोई असर नहीं हो रहा। वे खुद ही शर्मिंदा होकर चुप हो गए। भाग 6। आदित्य ने अब अपनी सीमाओं से बाहर सोचना शुरू किया। उसने स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करना शुरू किया। हर स्कूल में वह सिर्फ एक ही सवाल पूछता, तुम दुनिया में सबसे पहले किसे बदलोगे? बच्चे पहले कहते, माँ बाप को, सरकार को, टीचर को, वगैरह। आदित्य मुस्कुराता और कहता, नहीं, सबसे पहले खुद को बदलो। सबको बोलो, खुद पर कम करो।
धीरे धीरे स्कूलों में खुद पर कम करो अभियान शुरू हो गया। बच्चे अनुशासित हो गए। वे अपने घरों में भी बदलाव लाने लगे। पर जहां अच्छाई फैलती है, वहां ईर्ष्या भी सिर उठाती है। कुछ राजनीतिक लोग जिनकी दुकानें नफरत और झगड़ों पर चलती थी, आदित्य से चिढ़ने लगे। वे उसे बदनाम करने लगे। यह आदित्य तो बस दिखावा कर रहा है। इसके पीछे कोई विदेशी एजेंडा है। आदित्य ने सब सुना, चुपचाप। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस अपने कर्मों में लगा रहा। धीरे धीरे जनता समझ गई कि सच्चाई क्या है। आदित्य पर लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। एक रात आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका मन भारी था। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग सच में बदल सकते हैं, या मैं बस एक असंभव सपना देख रहा हूं? तभी उसे साधु बाबा के शब्द याद आए। संसार दर्पण है, खुद को सुधारो, संसार सुधरता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। हाँ, मुझे खुद पर कम करते रहना है। वह जान चुका था कि बाहर का युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना जरूरी है। कुछ सालों में खुद पर कम करो आंदोलन इतना फैल गया कि देश के बड़े बड़े शहरों, गांवों और कस्बों में आदित्य के सिद्धांत पढ़ाए जाने लगे। सरकारी नीतियों में व्यक्तिगत सुधार को प्राथमिकता दी गई। हर जगह लोगों ने पोस्टर लगाए, दूसरों को सुधारने से पहले खुद पर कम करो। आदित्य को कई बड़े पुरस्कार मिले, लेकिन उसने हर मंच पर सिर झुकाकर बस एक ही बात कही, मैंने कुछ नहीं किया, सबने खुद पर कम किया है। अंत और नई शुरुआत। आदित्य अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल सफेद थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। एक दिन एक नन्ही बच्ची उसके पास आई और बोली, दादाजी, मैंने आज अपने गुस्से को जीता। मैंने खुद पर कम किया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया था कि उसकी तपस्या सफल रही। एक पीढ़ी तैयार हो चुकी थी जो दूसरों को नहीं, खुद को बदलने में विश्वास करती थी। उसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और मन ही मन कहा, अब दुनिया को उपदेश नहीं चाहिए, उसे उदाहरण चाहिए। सबको बोलो खुद पर कम करो। कहते हैं, उस दिन के बाद से उस शहर को आत्म परिवर्तन नगर कहा जाने लगा, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर से शुरुआत करता था, जहां हर दिल में एक ही मंत्र था, सबको बोलो खुद पर कम करो। बहुत बढ़िया। आपने हाँ कहा, तो मैं आपको अब एक और प्रेरणादायक कहानी दूंगा। लगभग 3 शब्दों में, उसी स्टाइल में, दिल छूने वाली और एक गहरी सीख के साथ। ये लीजिए, अकेला चिराग। संगमपुर एक ऐसा गांव था जहां बिजली कभी सही से आती ही नहीं थी। रात में सारा गांव अंधेरे में डूबा रहता था। लोगों ने सरकार को चिट्ठियां लिखी, पंचायत में शिकायतें की, लेकिन सालों से कोई हल नहीं निकला। धीरे धीरे गांव वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अब तो अंधेरे में जीना हमारी किस्मत है, वे कहते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, सिर्फ 6 साल का, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आर्व अपने छोटे से घर की छत पर बैठा चांद को देख रहा था। उसने सोचा, अगर चांद अपनी रोशनी खुद देता है, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। अगली सुबह वह पास के शहर गया और वहां एक दुकानदार से सोलर लैंप के बारे में जानकारी ली। सस्ता नहीं था, लेकिन आरव ने तय कर लिया था। उसने अगले 2 महीने गांव में छोटे मोटे काम किए, खेतों में मजदूरी, दुकान पर सामान उठाने रखने में मदद, बकरियां चराने में सहायता, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता रहा, और आखिरकार उसने एक छोटा सा सोलर लैंप खरीद ही लिया। जब रात हुई और सारा गांव अंधेरे में डूबा था, तो आरव के घर की खिड़की से हल्की लेकिन प्यारी रोशनी बाहर फैल रही थी। लोग हैरान हुए, ये चमत्कार कैसे हुआ। अगली सुबह सबने आरव से पूछा, भाई तुम्हारे घर में रोशनी कैसे है? आरव ने उन्हें सोलर लैंप दिखाया। सबने उसकी तारीफ की, पर फिर वही कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि खरीदें। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और एक छोटी सभा की। उसने सबको बताया कि कैसे छोटे छोटे काम करके वह पैसे जोड़ पाया। फिर उसने एक और आइडिया दिया, अगर हम सब मिलकर पैसे जोड़ें, तो हम हर घर के लिए एक एक सोलर लैंप खरीद सकते हैं। पहले तो लोग हंसे, छोटे छोटे सिक्कों से क्या होगा। लेकिन आरव ने दिखाया। उसने खुद अपने छोटे गुल्लक से 20 रुपये निकाले और सबसे पहले दान दिया। फिर उसके दोस्तों ने भी 20 रुपये दिए। धीरे धीरे बड़ों ने भी योगदान देना शुरू किया। 3 महीने के भीतर गांव वालों ने इतना पैसा जोड़ लिया
कीता ने सोलर लैंप खरीद लिए। अब गांव की झोंपड़ियों में भी रोशनी थी। एक साल में पूरा संगमपुर बदल चुका था। हर घर में एक सोलर लैंप था। रात को गलियों में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। बूढ़े आराम से बैठकर बातें कर सकते थे। शहर के अखबारों में खबर छपी, संगमपुर जहां अंधेरे को हराया एक लड़के ने। आरव को जिला कलेक्टर ने बुलाया और एक प्रमाण पत्र दिया, संगमपुर का प्रकाश दूत। अब संगमपुर एक उदाहरण बन चुका था। दूसरे गांव भी आरव से सलाह लेने आते थे कि हम अपने गांव में कैसे रोशनी ला सकते हैं। आरव बस मुस्कुरा कहता, एक अकेला चिराग अंधेरे को तो नहीं हरा सकता, लेकिन वह दूसरों को भी चिराग जलाने की प्रेरणा दे सकता है। कभी भी अपनी छोटी कोशिशों को कम मत आंको। एक अकेला दीपक भी हजारों दीप जलाने की शुरुआत कर सकता है। शब्द संख्या लगभग 22 मानने वालों की जीत। अगर आपको यह कहानी भी पसंद आई तो मैं अगली और भी दमदार कहानी लिख सकता हूं, जैसे खुद पर भरोसा रखो, हार नहीं मानने वालों की जीत, एक मुस्कान की ताकत। बताइए, अगली कहानी भी चाहिए या फिर इन दो कहानियों का एक छोटा बुकलेट बनाकर पीडीएफ फॉर्म में भी तैयार कर दूं? आप चाहो तो अपने नाम से भी छपवा सकते हो। बिल्कुल। ये रही एक सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी, भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई। करीब 2 में गौतम बुद्ध और गाली देने वाला व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांति से उसे देखते रहे, मुस्कुराते रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति ने झेंपते हुए जवाब दिया, जिसने उपहार दिया हो उसके पास ही। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब ये गालियां तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सीख, क्रोध, अपशब्द और नफरत जब तक कोई स्वीकार न करे, वे हमारे ही भीतर रह जाते हैं। अगर आपको चाहो तो मैं एक और गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी भी सुना सकता हूं, जैसे बुद्ध और दुखी महिला की कहानी, बुद्ध और कटोरे वाला भिक्षु, बुद्ध और 4 सत्य बताइए। अगली भी सुननी है? बहुत सुंदर और छोटी छोटी कहानियां हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।